हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो आप सभी ने ग्लोब देखा ही होगा। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो आप देखेंगे कि ग्लोब के ऊपर पृथ्वी में आपको रेखाएं देखने को मिलेंगी। तो जो ये रेखाएं बनी हैं इन्हीं को अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये जो रेखाएं होती हैं ये वास्तविक नहीं बल्कि काल्पनिक होती हैं। इन रेखाओं की मदद से ही हम पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति का पता लगा सकते हैं कि कौन सी जगह कहाँ पर है। फिर हम बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं ये पश्चिम से पूरब की ओर खींची हुई रेखाएं होती हैं। जो पृथ्वी पर पश्चिम से पूरब की ओर जो रेखाएं खींची होती हैं उन्हीं को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है उसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, या हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। अगर हम अंग्रेजी में बोलें तो इसे इक्वेटर कहते हैं। ये देखो, ये पृथ्वी को आपको फोटो में दिखाई दे रहा होगा। ये पृथ्वी के दो हिस्से कर रही है। एक तो जो ऊपर का एरिया है ये वाला, तो इसे हम कहेंगे उत्तरी गोलार्ध। जो ये एरिया देख रहे हैं आप, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। और जो इसे नीचे वाला हिस्सा हो गया ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। फिर हम बात करें अक्षांश रेखाओं की संख्या की। तो जो ये रेखाएं होती हैं इन्हें हम डिग्री में काउंट करते हैं। तो अक्षांश रेखा से ऊपर 90 लाइनें होती हैं। ऐसे करते 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 1 2 3 4 5 ये एक एक डिग्री के अंतराल पर होती हैं। और लास्ट में यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 90 हो जाती है, 90 लाइनें। फिर ऐसे ही अक्षांश रेखा से नीचे 1 2 3 4 5 करते करते लास्ट में ये 90 एक बिंदु जैसा हो जाता है, 90। फिर हम बात करें तो 90 रेखाएं ऊपर, अगर हम इनके संख्याओं की बात करें तो 90 रेखाएं ऊपर हो गई, 90 नीचे हो गई और एक हमारा इक्वेटर, तो 181। अगर हम बात करें इनके कुल संख्याओं की तो ये 181 रेखाएं होती हैं। अब हम इनकी कोई मुख्य लाइनें होती हैं, हम 181 रेखाओं के बारे में पढ़ तो नहीं सकते हैं ना। तो अब हम इनमें कोई जो मुख्य रेखाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो ये मैंने बता दिया है आपको इक्वेटर के बारे में, जो पृथ्वी को दो हिस्सों में बांटती है, वो उसे कहते हैं इक्वेटर या भूमध्य रेखा। फिर हम बात करें तो जो इक्वेटर के जो ऊपर होता है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, वो होता है कर्क रेखा। कर्क रेखा हमारे भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। और आपके नॉलेज के लिए बता दें तो ये जो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। फिर हम बात करें इससे ऊपर 66.5 डिग्री पर, तो ये जो लाइन होती है ये होती है आर्कटिक रेखा। फिर सबसे ऊपर जो बिंदु होता है उसे हम कहते हैं उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल। फिर इससे नीचे हम 0 डिग्री से नीचे हम बात करें तो 23.5 डिग्री ये वाला, इसे मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे मकर रेखा है। फिर उसके 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर हमारा अंटार्कटिक है। और फिर सबसे नीचे हमारा जो ये एरिया है इसे हम कहेंगे दक्षिणी ध्रुव या साउथ पोल। अब आप सोचेंगे इन रेखाओं को बताने का क्या महत्व है, इनका क्या यूज़ है। चलो समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारा सूर्य है, तो सूर्य की जो ज़्यादातर लाइट है वो कर्क रेखा और मकर रेखा तक जा सकती है। उसके बाद सूर्य की किरणें जो होती हैं वो तिरछी जाती हैं। तिरछा रोशनी में रोशनी तो जाता है लेकिन गर्मी उतनी नहीं लगती। कर्क रेखा से जितना दूर जाओगे उतना ठंड बढ़ेगा। लास्ट में सबसे ज़्यादा ठंड कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में सूर्य की
किरणें सीधी चमकती है। कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र गर्म क्षेत्र है, इसलिए ये उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। उष्णकटिबंध क्षेत्र में 3 रेखाएं आती हैं। हमारा कर्क रेखा हो गया, विषुवत रेखा हो गया और मकर रेखा हो गया। अब मकर और कर्क के ऊपर ठंडा व गर्म दोनों होता है, इसलिए जो ये एरिया है यहाँ पे, ये वाला यहाँ से दिख रहा होगा, ये और ये, तो ये एरिया जो है वो शीतोष्ण कटिबंध होगा। शीत यानी होता है ठंडा और उष्ण यानी होता है गर्म, तो ये ठंडा गर्म वाला क्षेत्र है। ये वाला ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है। लेकिन आर्कटिक और अंटार्कटिक में जो है हमेशा ठंड ही पड़ेगी यहाँ पे, ये वाला, इसलिए इसे शीत कटिबंध क्षेत्र कहलाता है। इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट जल्दी आएगा, तब तक के लिए लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।